संध्या जी। रम्या, और कितना सोएगी बेटा, जल्दी उठ जा, आज मेहमान भी आने वाले हैं। रम्या, क्या है माँ, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, थोड़ी देर और सोने दो ना। संध्या जी। रम्या, अब तो सुधर जाओ, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। क्या ससुराल में भी ऐसे ही इतनी देर से उठोगी? तो कैसा लगेगा उन लोगों को? बोलेंगे कि माँ ने कुछ संस्कार ही नहीं दिए। रम्या, क्या है माँ, आप भी ना सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हो। उठ गई हूँ मैं, और आपकी ये सभी बातें सुन सुन के है ना, मुझे शादी से नफरत हो गई है। कोई नहीं, आप आने दो लड़के वाले को, देखना कैसे भगाती हूँ मैं उस लड़के को। इतना परेशान करूँगी ना, खुद ही भाग जाएगा वो। चल बेटा, उठ के जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल, वरना माँ सारा दिन ससुराल पुराण ही सुनाती रहेगी। रम्या अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। पीछे से संध्या जी बोलती हुई रह जाती हैं कि पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, कब इसमें थोड़ी समझ आएगी। कहने को 23 साल की हो गई है, लेकिन हरकतों से अभी भी बच्ची है। कॉलेज पहुंचते ही रम्या अपनी बेस्ट फ्रेंड वंदना से मिलती है। रम्या, हेलो वंदना। वंदना, हेलो रम्या। अरे आज तू कॉलेज में कैसे? आज तो तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना? वंदना ने हैरानी से पूछा। रम्या, प्लीज़ यार, अब तू मत शुरू हो जाना। हाँ, आने वाले हैं लड़के वाले, लेकिन अभी नहीं, शाम को। इसलिए तो मैं कॉलेज चली आई, वरना माँ सारा दिन ससुराल पुराण सुनाती रहती। वंदना, ये क्या रम्या, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो तो चेहरा कैसे गुस्से से लाल हो रखा है। रम्या। वंदना, तो क्या करें हम, बताओ तुम ही। ये शादी मुझे नहीं करनी थी, कोई शादी वादी, तुम तो जानती हो ना मेरा सपना क्या है। हम अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ किसी की पत्नी या किसी के घर की बहू बनकर नहीं गुजारना चाहते हैं। हमारे अपने भी कुछ सपने हैं, हम अपनी खुद की अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वंदना, अच्छा ठीक है बाबा, पर ये बता, इस बार तो तू उसे नहीं भगाने वाली है ना अपनी हरकतों से? रम्या, हाँ बिल्कुल। क्यों, इस बार कुछ अलग है क्या? मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तुझे तो पता है ना मेरा सपना क्या है। वंदना, हाँ जी, एक कामयाब बिजनेस वूमेन बनना, वो भी अपने दम पर, बिना किसी की हेल्प के। पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि तू अपने पापा का बिजनेस भी तो ज्वाइन कर सकती है ना, उसे भी ऊंचाई पर पहुंचाकर अपना सपना पूरा कर सकती है। लेकिन तुझ पर तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का भूत सवार है रम्या, और मेरे मम्मी पापा पर मेरी शादी करने का। जब देखो नए नए रिश्ते ले आते हैं, हर बार कोई नया नमूना। वंदना, और हर बार तू उस नमूने को भगा देती है कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतों से। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तेरे और तेरे पेरेंट्स के बीच में कोई कंपटीशन है कि कौन कितने रिश्ते लाएगा और कौन कितने लड़कों को भगाएगा। रम्या, तू चुप कर, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है? वंदना, ओके ठीक है, नहीं बोलती कुछ। चल जल्दी से क्लास में चलते हैं, वरना डांट पड़ेगी प्रोफेसर से। दूसरी तरफ है हमारे हीरो, मेहरा एंटरप्राइजेज में अपनी सीईओ की कुर्सी पर विराजमान रोहित मेहरा। रामजीत मेहरा के पूरी संपत्ति के वारिस। ब्लैक सूट, गोरा रंग, 6 फीट हाइट, पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। जाने कितनी ही लड़कियां इन पर मरती हैं, पर मजाल है कि ये किसी की भी तरफ अपनी आंख उठाकर देखें। हमेशा गुस्सा तो इनकी नाक पर रहता है, पर जितने गुस्से वाले हैं उतना ही दिल का अच्छे भी हैं। हर चीज़ बड़ी शिद्दत से निभाता है, फिर चाहे रिश्ते हो या दुश्मनी। रोहित इस समय अपनी फाइल में सिर खपा रहा होता है, तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है। अंदर आते हैं रंजीत मेहरा। रंजीत, बेटा आप भूल गए क्या, आज हमें लड़की देखने जाना है। रोहित, पापा प्लीज़, आप जानते हैं ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। रंजीत, 26 साल के हो गए हो, अब नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में जाकर करोगे? रोहित, क्या है बाबा, आप जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अभी उम्र ही क्या है मेरी, और वैसे भी मुझे लड़कियों से नफरत है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। मुझे तो सिर्फ अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है। रंजीत जी, जी हम कुछ नहीं जानते, यह तो तुम्हारा हर बार का है।
तुम्हें शादी नहीं करनी, लेकिन हमें तो तुम्हारी बारात में चलना है भाई। आखिर इकलौते बेटे हो तुम हमारे। हमें भी तो शौक है अपने पोता पोती से खेलने का। रोहित, यह लो, शादी हुई नहीं कि पोता पोती के सपने पहले देखने लग गए। रंजीत, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला। जल्दी से नीचे पार्किंग में आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रोहित, पर पापा, उनके घर पर शाम को जाना है ना। मैं अभी अपनी एक मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं प्लीज़। बाबा, आप जानते हैं ना मेरे लिए मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। रंजीत, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। दूसरी तरफ कॉलेज में जैसे ही क्लास खत्म होती है, वंदना रम्या से कहती है, रम्या चलो जल्दी, आज तुम्हें पार्लर भी जाना है। रम्या, ओ मैडम, लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं, लेकिन तू क्यों इतनी उतावली हो रही है? मुझे नहीं जाना कोई पार्लर वार्लर। वैसे भी मैं उसे भगाने वाली हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी शादी करने में। जैसे बाकियों को भगाया वैसे भी इसे भी भगा दूंगी। तू देखती जा बस। दोनों घर पहुंचती हैं। संध्या जी, रम्या जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। मैंने तुम्हारे लिए साड़ी निकाल कर रख दी है। तुम्हें वही साड़ी पहननी है जो मैंने थारे लिए निकाल रखी है। फिर संध्या जी वंदना से कहती हैं, बेटा वंदना, इसकी साड़ी पहनने में हेल्प कर देना। दोनों ऊपर कमरे में जाती हैं। वंदना रम्या से कहती है, चल मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। रम्या, इतनी भी क्या जल्दी है यार, थोड़ी सांस तो लेने दे। वंदना, यार तुझे तो डर नहीं लगता, लेकिन मुझे तो तेरे मम्मी के गुस्से से बहुत डर लगता है। उनसे तो तेरे पापा जी भी डरते हैं, लेकिन पता नहीं तू क्यों नहीं डरती। हमेशा जब देखो कोई ना कोई कांड करती ही रहती है। शाम को 5 बजे रम्या के घर के सामने एक काले रंग की ऑडी कार आकर रुकती है। उसमें से रोहित अपने पिताजी रंजीत मेहरा और माता सुमित्रा जी के साथ नीचे उतरता है। गेट के बाहर जो भी कोई रोहित को देखता है, बस देखता ही रह जाता है। सबको बस यही जानने का उतावलापन हो रखा है कि आखिर यह है कौन। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर अंदर से विनय जी आते हैं। दरवाजे पर रंजीत जी और उनके परिवार को देखकर विनय जी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं और उन्हें आदर सहित अंदर आने के लिए कहते हैं। रंजीत जी देखते हैं कि एक छोटा बंगला लेकिन बहुत ही करीने से सजाया हुआ था। विनय रंजीत और उनकी फैमिली को बैठने के लिए कहते हैं और अपनी पत्नी संध्या जी को बुलाते हैं। संध्या जी बाहर आकर उनका अभिवादन करती हैं और पूछती हैं कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद रंजीत कहते हैं कि कृपया करके लड़की को बुला दीजिए। संध्या जी ऊपर जाती हैं और वंदना को कहती हैं कि रम्या को नीचे लेकर आए। जैसे ही रम्या नीचे आती है, रंजीत और उनकी पत्नी सुमित्रा जी बस उसे देखते ही रह जाते हैं। हमारी रम्या है ही सुंदर, ऊपर से लाल रंग की साड़ी में उसका रंग और भी निखर कर आ रहा था। जो भी कोई देखे बस देखता ही रह जाए। रोहित भी एक नज़र उठाकर रम्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है। रोहित सोचता है कि कोई सादगी में भी इतना सुंदर कैसे लग सकता है। रम्या लाल रंग की साड़ी और खुले बालों में किसी चांद से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ आंखों में काजल डाला हुआ था और होंठों पर हल्के लाल रंग की लिपस्टिक। इतने कम मेकअप में भी उसका रूप निखर कर आ रहा था। वंदना, लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, एक बार नज़र उठाकर देख तो। रम्या देखती है कि नेवी ब्लू कलर के सूट में रोहित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। एक तो उसका गोरा रंग और ऊपर से उसकी काली गहरी आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। कोई भी लड़की देखे तो बस देखती ही रह जाए। लेकिन यह तो हमारी रम्या है जिसका लड़कों से 36 का आंकड़ा है। सामने चाहे जितना मर्जी हैंडसम लड़का क्यों ना हो, पर उसे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ खुद को पिंजरे में कैद करने वाला शैतान दिखाई देता है। सुमित्रा जी रम्या को अपने पास बैठने के लिए कहती है। सुमित्रा जी को रम्या बेहद पसंद आती है। रम्या के बारे में जानने के बाद सुमित्रा जी कहती हैं
कि हमें आपकी बेटी पसंद है, लेकिन एक बार अगर लड़का लड़की भी आपस में बात कर लें तो बात आगे बढ़ाई जाए। आखिर रहना तो इन दोनों को ही साथ में है, तो इनकी पसंद नापसंद होना भी बेहद ज़रूरी है। विनय जी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लड़का लड़की का एक दूसरे को पसंद करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। विनय जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि रम्या और रोहित को एक कमरे में अकेले बैठकर बात करने के लिए भेज दिया जाए। संध्या जी कहती हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले वह रम्या के कान में धीरे से कहती हैं, तुमने पहले आने वाले लड़कों के साथ जो कुछ भी किया है उसकी मुझे खबर है। यह सुनकर तो रम्या के होश उड़ जाते हैं। वह एकदम से अचरज भरे भाव से अपनी माँ की तरफ देखती है। संध्या जी कहती हैं, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। इस बार अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो फिर भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ है। इसे मेरी वार्निंग समझ लो। इसके बाद संध्या जी रोहित रम्या को मिलने के लिए रम्या के कमरे में भेज देती हैं। वंदना भी उन दोनों के साथ जाती है। रम्या को उनके कमरे में छोड़कर बाहर से गेट बंद करके वापस आ जाती है। रोहित, हेलो, मेरा नाम रोहित है। रम्या मन में, हाय राम, इतनी कड़क आवाज़ है, कोई इतना रूडली भी किसी लड़की से बात करता है। रम्या, धन्यवाद आपने बता दिया, वरना मेरे पापा ने तो बताया ही नहीं था आपका नाम क्या है। रम्या की बात सुनकर एक बार से रोहित को झटका लगता है कि कैसे बात कर रही है, लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर कहता है, रोहित, आपका बात करने का तरीका तो बड़ा ही मजाकिया है। आप सबसे ऐसे ही बात करती हैं क्या, या मैं ही स्पेशल हूँ? रम्या, आपके जो मन में आए आप समझ लीजिए। रोहित अपने मन में, देखो तो कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है इस लड़की में, पूरी की पूरी एटीट्यूड की दुकान है। बेटा कैसे झेल लेगा इसको सारी जिंदगी। रम्या रोहित के चेहरे के भाव को देखकर उसके मन की बात को कुछ हद तक समझ जाती है और मन ही मन कहती है, अभी तो शुरुआत है बच्चे, अगर तुमने मुझसे शादी की ना तो देखना, अगर तुम्हारी जिंदगी को नरक न बना दूं तो कहना। आज पहली बार मेरी माँ ने तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा डांटा है, यहाँ तक कि मुझसे दूर जाने तक की धमकी दे दी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रोहित और रम्या दोनों ही खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या बात करें। रोहित, रम्या, क्या आप इस शादी से खुश हैं? रम्या, आप खुश हैं? रोहित, हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। रम्या, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वैसे भी हम लड़कियों की खुशी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। अभी वह दोनों और कुछ बात कर पाते, तभी वंदना दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और कहती है कि मम्मी पापा नीचे बुला रहे हैं। नीचे जाकर सुमित्रा जी रोहित से पूछती हैं, बेटा क्या फैसला है तुम्हारा? रोहित सोचता है उसे तो वैसे भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चलो शादी तो करनी ही है। अपनी माँ के चेहरे की खुशी को देखते हुए वह शादी के लिए हाँ कर देता है। अब सब रम्या की तरफ देखते हैं। संध्या जी रम्या को आंखों के इशारे से ही समझा देती हैं कि वह मना नहीं करेगी। यह देखकर रम्या भी आंखें झुकाकर अपनी सहमति का इशारा कर देती है। सुमित्रा जी कहती है, ठीक है, मैं अपने पंडित जी को बुला लेती हूँ, दोनों बच्चों की सहमति है। एक बार इन दोनों की जन्म कुंडली भी मिलवा लेते हैं, क्योंकि मैं कुंडली में बहुत विश्वास रखती हूँ। रंजीत जी अपने पंडित को फ़ोन करके बुला लेते हैं। कुछ ही देर में पंडित जी आते हैं। सुमित्रा जी रोहित की जन्म कुंडली और संध्या जी रम्या की जन्म कुंडली पंडित जी को दे देते हैं। कुछ गणना करने के बाद, दोनों कुंडलियों को देखने के बाद पंडित जी कहते हैं, दोनों की जोड़ी राम मिलाई जोड़ी है। लेकिन सुमित्रा जी, लेकिन क्या पंडित जी, कोई अड़चन है क्या? सुमित्रा जी की बात सुनकर संध्या जी के चेहरे पर भी टेंशन के भाव आ जाते हैं। पंडित जी, नहीं, अड़चन कोई नहीं है। दोनों बच्चों के 36 के 36 गुण मिलते हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं दोनों। लेकिन मैंने इनकी जन्म कुंडली देखी है, उसके अनुसार इनकी शादी का मुहूर्त अभी से सिर्फ 2 घंटे बाद का है। अगर आज इस मुहूर्त में शादी नहीं होती है
तो इसके बाद अगले 2 साल तक कोई भी मोहलत नहीं है। यह सुनकर रम्या मन ही मन खुश हो जाती है कि चलो 2 साल तक तो पीछा छूटा। लेकिन तभी सुमित्रा जी कहती हैं, हम 2 साल इंतज़ार नहीं कर सकते पंडित जी, सादगी से ही इनकी शादी कर लेते हैं। यह सुनकर रोहित और रम्या दोनों ही चौंक जाते हैं। रोहित, माँ शादी की तैयारियां 2 घंटे में कैसे हो सकती हैं? संध्या जी भी यही कहती हैं। सुमित्रा जी कहती हैं, इतनी मुश्किल से तो तू शादी के लिए माना है, अगर फिर से तेरा मन बदल गया तो नहीं। नहीं, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। शादी तो आज ही होगी और तैयारी करनी है हवन सामग्री की। हम ले आते हैं, तुम और रम्या जाकर रम्या के लिए मंगलसूत्र ले आओ। शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हवन कुंड, सिंदूर और मंगलसूत्र की ही होती है। कन्यादान करने के लिए रम्या के मम्मी पापा यहाँ पर हैं ही। और बेटा रम्या, तुमने तो वैसे भी लाल साड़ी पहनी ही रखी है। सुमित्रा जी रोहित से कहती हैं, जाओ रम्या को ले जाओ और उसकी पसंद का मंगलसूत्र दिला लाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों के दोनों वापस आ जाओ। रम्या मन ही मन सोचती है, गई भैंस पानी में। वंदना को यह सब सुनकर हंसी आ जाती है कि कहाँ तो रम्या लड़के को भगाने की सोच रही थी और कहाँ 2 घंटे में उसकी शादी होने जा रही है। इतने छोटे अल्टीमेटम पर तो किसी की भी शादी नहीं हुई होगी। रम्या सोचती है कि तू कुछ तो कर, नहीं तो आज इसकी बीवी बन जाएगी। रम्या और रोहित दोनों गाड़ी में बैठकर दिल्ली के मार्केट के लिए निकल जाते हैं। रोहित एक बड़े से ज्वेलरी शोरूम के सामने गाड़ी रोकता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंगलसूत्र पसंद कर लेना। तुम्हें तो पता ही है हमारे पास कितना कम समय है। रम्या के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं मंगलसूत्र पसंद करने में ही इतना टाइम लगा दूं कि मुहूर्त का वक्त ही निकल जाए। फिर तो यह शादी 2 साल से पहले होगी नहीं। हाँ रम्या, यह सही है, यही करूँगी। इससे पीछा छुड़ाने का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। 2 साल में तो मैं मम्मी पापा को मना ही लूँगी अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन रम्या क्या जानती थी कि किस्मत ने उसके बारे में कुछ और ही सोच रखा है। रोहित और रम्या दोनों ज्वेलरी शोरूम में अंदर जाते हैं। रोहित ज्वेलर्स से कहता है कि जल्दी से आपके पास जितने भी टॉप क्लास के मंगलसूत्र के डिज़ाइन हैं वह दिखा दीजिए। रम्या सभी डिज़ाइंस को देखकर कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उन्हें रिजेक्ट कर देती है। ऐसा करते करते 15 मिनट हो जाती हैं। रोहित, रम्या तुम थोड़ा जल्दी करोगी? तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास समय कम है। हमें घर पहुंचते पहुंचते भी आधा घंटा लग जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से डिज़ाइन पसंद कर लो। रम्या, कुछ पसंद आएगा तभी तो पसंद करूँगी ना, ज़बरदस्ती कैसे पसंद करूँ? आखिर पूरी ज़िंदगी पहनना है मुझे। रोहित, कहाँ फंस गया हूँ? शक्ल से जितनी मासूम लगती है, हरकतों से उतनी ही खतरनाक है। रोहित यह सोचते हुए रम्या के चेहरे में कहीं खो सा जाता है। तभी उसका ध्यान रम्या की आवाज़ से टूटता है। तभी रम्या एक डिज़ाइन को देखकर कहती है कि कितना सुंदर है यह। रोहित, आप जल्दी से पैक कर दीजिए, वह ज्वेलर्स से कहता है। रम्या, लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे यह पसंद है? अभी और डिज़ाइंस देखने हैं। रोहित, अभी तो तुमने ही कहा था कि सो ब्यूटीफुल, तुम्हें अच्छा लगा इसलिए तो तुम्हारे मुंह से निकला होगा। और वैसे भी हमारे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है। डिज़ाइन देखने के लिए तुम्हें जो बाकी की ज्वेलरी देनी होगी, तब तुम जितना समय लगाना चाहो लगा सकती हो, लेकिन प्लीज़ अभी नहीं। रम्या, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तभी मंगलसूत्र पैक होकर आ जाता है। रोहित जल्दी से उस मंगलसूत्र की पेमेंट कर देता है। रम्या मन ही मन सोचती है, यह मौका भी गया। वो गुस्से में शॉप से निकलती है। जैसे ही रम्या शॉप के गेट पर लगी सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसका पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। गिरने के डर से रम्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी पीछे से आता हुआ रोहित उसे देख लेता है और अपनी बाहों में थाम लेता है। जब रोहित को लगता है कि वह नीचे नहीं गिरी, तो आंखें खोलकर देखती है तो अपने आप को रोहित की बाहों में पाती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। उनका ध्यान तब टूटता है जब गार्ड उनसे कहता है कि मैडम, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? रम्या रोहित से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? रोहित,
अगर इस वक्त मैं आपको नहीं बचाता तो आप ज़मीन पर गिरी हुई होती। रम्या, तो क्या होता, गिर जाती तो? मरती तो नहीं ना? रोहित, मतलब आप मुझे थैंक्स कहने की बजाय उल्टी बातें सुना रही हैं। कुछ अलग ही हिसाब किताब है आपका तो। रम्या, थैंक्स और आपको कभी भी नहीं मिस्टर मेहरा। रोहित, आप अपने होने वाले पति को मिस्टर मेहरा के नाम से ही बुलाएंगी? ऐसा लगता है जैसे हम शादी नहीं कोई बिजनेस डील कर रहे हों। रम्या, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी आपको अपना पति मान लिया है तो जी बिल्कुल नहीं। मैं शादी तो अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझसे इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद मत रखिएगा। आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। रम्या यह सब अपने मन में सोचती है। रोहित रम्या को खामोश देखकर कहता है, चलें, हमें लगता है कि हम घर पहुंचने में लेट हो जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। रम्या, चलो, मैंने कब रोका है। 1 घंटे बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि उनके मम्मी पापा ने शादी की सारी तैयारियां कर रखी होती हैं। संध्या जी वंदना से कहती हैं, जाओ बेटा, रम्या को अच्छे से तैयार कर कर ले आओ और हाँ, सिर पर पल्ला ज़रूर कर देना। सुमित्रा जी तब एक चुन्नी वंदना को देती हुई कहती हैं, बेटा, साड़ी के ऊपर से सिर पर चुन्नी डाल के रम्या को नीचे लाओ। कुछ देर पश्चात वंदना और रम्या दोनों नीचे आ जाती हैं। रम्या का चेहरा गुस्से में बिल्कुल लाल हो रखा होता है। रोहित रम्या को देखता है। उसे पता चल जाता है कि वह गुस्से में है, लेकिन फिर भी सोचता है कि देखो, गुस्से में भी कितनी खूबसूरत लग रही है, और उस चेहरे में कहीं खोसा जाता है। पंडित जी कहते हैं दुल्हन को दूल्हे के दाएं ओर बैठाया जाए। पंडित जी की आवाज़ को सुनकर रोहित का ध्यान टूट जाता है। रम्या को रोहित के दाईं तरफ बैठा दिया जाता है। फिर पंडित जी शादी की रस्मों को शुरू करते हैं और पहले पंडित जी हवन कुंड को जागृत करते हैं और रम्या के मम्मी पापा को कन्यादान करने के लिए रम्या का हाथ रोहित के हाथ में देने के लिए कहते हैं। जैसे ही रम्या की मम्मी पापा रोहित के हाथ में रम्या का हाथ देते हैं, रोहित को एक अजीब सा एहसास होता है। वहीं रम्या को अंदर ही अंदर रोना आ जाता है कि आज वह हमेशा के लिए अपने घर से पराई हो जाएगी। आज ही अपना घर छोड़कर किसी अजनबी के घर जाना पड़ेगा। सोचते सोचते उसकी आंख से एक आंसू निकलकर रोहित के हाथ पर गिर जाता है, जिससे रोहित को बेचैनी हो जाती है। सोचता है कि मुझे इसके आंसुओं से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। फिर पंडित जी शादी की रस्मों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहले 4 फेरों में कन्या आगे रहेगी और अगले 3 फेरों में लड़का आगे रहेगा। पंडित जी हर फेरे के साथ रोहित और रम्या को कसम दिलवाते हैं। उधर रोहित हर कसम दिल से लेता है, लेकिन रम्या, उसे तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोच रही है कि मैं किसी भी कसम को नहीं निभाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगी रोहित मेरा। फेरों के बाद पंडित जी रम्या को रोहित के बाईं ओर बैठने के लिए कहते हैं और रोहित को रम्या की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं। जब रोहित रम्या की मांग में सिंदूर भर रहा होता है तो उसके हाथ से थोड़ा सा सिंदूर रम्या की नाक पर गिर जाता है, जिसे देखकर संध्या जी कहती हैं, नाक पर सिंदूर का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर पंडित जी रोहित को कहते हैं कि आप रम्या को मंगलसूत्र पहनाओ। जब रोहित रम्या को मंगलसूत्र पहना रहा होता है तो उसके हाथ उसकी गर्दन से छू जाते हैं, जिससे रम्या के पूरे शरीर में कंपकपी सी दौड़ जाती है और उसे एक अजीब सा एहसास होता है और रोहित के एहसास में कहीं खो सी जाती है। होश तब आता है जब पंडित जी कहते हैं कि आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों पहले अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं और फिर पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी कहते हैं, सदा सुखी रहो, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। रंजीत जी रोहित से कहते हैं, बेटा, हमने अपने लिए अलग से गाड़ी मंगवा ली है, आप और रोहित एक साथ आ जाएं। रोहित, जी पापा जी। सुमित्रा जी संध्या जी से कहती हैं, आज से हम दोनों समधी बन गए हैं। आप रम्या की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। मुझे हमेशा से एक बेटी की तमन्ना थी,
लेकिन रोहित के होने के बाद भगवान ने मुझे माँ बनने के सुख से कभी नवाजा ही नहीं। एक बेटी की माँ बनने की चाहत मेरे दिल में ही रह गई, लेकिन अब वह चाहत पूरी हो गई। मैं रम्या को बेटी से बढ़कर प्यार दूंगी। संध्या जी सुमित्रा जी से कहती हैं कि मेरी बेटी में अभी बहुत बचपना है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा और एक बेटी की तरह ज़रूर समझाइएगा। वो कहती हैं क्यों नहीं, बिल्कुल संध्या जी। सुमित्रा जी रोहित से कहती हैं कि मैं तुम्हारे पापा घर जा रहे हैं, हमें जाकर बहू के गृह प्रवेश की तैयारी भी करनी है, घर में सबको बताना भी है। तुम रम्या की विदाई करवा कर ले आना। रंजीत जी और सुमित्रा जी के जाने के बाद संध्या जी रम्या को अपने कमरे में लेकर जाती हैं और कहती हैं बेटा, तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला है, वहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे कभी तुम्हारे मम्मी पापा का सिर झुके। हमारा गुरूर हो बेटा तुम, इस गुरूर को कभी टूटने मत देना। रोहित एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी बनेगा, मेरा दिल इस बात की गवाही देता है। तुम्हें भी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर सुख दुख में उसका साथ निभाना है, यही एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य होता है। संध्या जी रम्या को एक अच्छी पत्नी होने की सभी फर्ज और कर्तव्य समझाती हैं और उसे कहती हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी कभी भी मेरी परवरिश और मेरे संस्कारों के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठने देगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे परिवार में जा रही हो तुम। वहाँ जाकर सबका सम्मान करना और हमेशा अपने परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना। तभी नीचे से विनय जी आवाज़ देते हैं कि राधिका की विदाई में अब और देरी मत कीजिए, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। फिर संध्या जी और वंदना रम्या को सीढ़ियों के नीचे लेकर आते हैं। रम्या अपने माता पिता के गले लगकर बहुत ज़ोर से रोने लगती है। तब विनय जी उसे समझाते हैं कि बेटा, भले ही तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन यह घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा ससुराल इसी शहर में है, तो तुम्हारा जब भी मन चाहे तुम यहाँ आ सकती हो। क्यों दामाद जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यह कहते हुए विनय जी रोहित की तरफ देखते हैं। रोहित, बिल्कुल पापा जी, मैं खुद ही से आपके पास ले आऊँगा जब भी इसका आपसे मिलने का दिल करेगा, यह वादा है मेरा आपसे। वंदना रम्या के कान में कहती है, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जीजू हैं बड़े हैंडसम, बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी लगती है तुम दोनों की। जितनी तुम खूबसूरत हो उतने ही वो डैशिंग लगते हैं। खूब जमेगी तुम दोनों की। ये सुन के तो रम्या का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन अपने मम्मी पापा की वजह से वो चुप रहती है। रम्या को रोहित के साथ उसकी गाड़ी में बैठा दिया जाता है। रोहित गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। रोहित देखता है कि रम्या का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो वो सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि ये चुप हो जाए। वाइनस की गंगा जमुना में तो मुझे बह ही जाना है। फिर वह कुछ सोचकर अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा देता है। रम्या रुमाल को देखकर, मुझे आपका फेवर नहीं चाहिए, आप अपनी ड्राइंग रूम पर ध्यान दीजिए मिस्टर मेहरा। रोहित, ध्यान तो तब दूंगा जब तुम देने दोगी मिसेज मेहरा। रोहित के मुंह से मिसेज मेहरा सुनकर रम्या चौंक जाती है और कहती है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाया कीजिए। रोहित, क्यों, आप मुझे मिस्टर मेहरा बुलाती हैं और आप मेरी पत्नी हैं, तो मैं भी आपको मिसेज मेहरा ही बोलूँगा। आफ्टर ऑल हक है मेरा, मैं पति हूँ आपका। रम्या, ज़्यादा ही शौक नहीं चढ़ाया आपको मेरा पति बनने का? रोहित, शौक नहीं, ये रियलिटी है मिसेज मेहरा, और अब तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन झेलना तो तुम्हें मुझे पड़ेगा ही। सारी जिंदगी तो अभी से कमर कस लो अपनी। रम्या, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है, और फिर वो खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। दुष्ट दानव रम्या धीरे से कहती है, जो कि रोहित सुन लेता है। रोहित, वाह क्या नामकरण किया है मेरा। कहाँ तो बीवियाँ जान, जानू, बाबू, सोना के नाम से अपने पतियों को बुलाती है, कहाँ ये मिसेज मेहरा, दुष्ट दानव। फिर ऊपर की तरफ देखकर, यही मास्टरपीस मिला था भगवान जी मेरे लिए, कुछ तो रहम किया होता मुझ पर। रम्या, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और आप अभी से भगवान से शिकायत करने लग गए। रोहित मन में, चलो मुझसे लड़ने के बहाने ही सही इसका ध्यान तो हटा रोने से, वरना जिस तरह से ये रो रही थी
आज तो बाढ़ आना तय ही था। रम्या, क्या हुआ, डर लगने लग गया क्या आज, जो आप बिल्कुल शांत हो गए? रोहित, रोहित की डायरी में डर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी हालत खराब करता है। रम्या रोहित की बात सुनकर अपना मुंह फेर लेती है। ऐसे ही दोनों नोकझोंक करते हुए मेहरा हाउस पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मेहरा हाउस में विद्या देवी, रोहित की दादी जी, सुमित्रा और रंजीत को घर आया हुआ देखकर पूछती हैं कि क्या रहा, तुम लोग तो लड़की देखने गए थे ना, रोहित भी तो तुम लोगों के साथ था, अब कहाँ है, साथ में वापस नहीं आया क्या? रंजीत, माँ जी, हम लोग लड़की देखने गए थे और हमें लड़की पसंद भी आ गई, लेकिन विद्या जी, लेकिन क्या रंजीत? तभी ऊपर से रोहित के चाचा और चाची जी नीचे उतरकर आते हैं और पूछते हैं, क्या बात हुई भैया इस बार फिर से? रोहित ने मना कर दिया क्या? आखिर कब हमारा सपना पूरा होगा अपने रोहित की पत्नी को देखने का? रंजीत, अरे शांत हो जाओ, तुम्हारा सपना आज ही पूरा हो जाएगा। समर मेहरा, रोहित के चाचा जी, क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझा नहीं। रंजीत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज ही हमारे रोहित की पत्नी इस घर में आ जाएगी, आज इस घर की रौनक आ जाएगी। नैना जी, रोहित की चाची, सच भैया? रंजीत, हाँ माँ जी। विद्या जी की तरफ देखकर, वो क्या हुआ कि लड़की पसंद करने के बाद जब हमने अपने पंडित जी को दोनों की जन्म कुंडली मिलान करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों की शादी का मुहूर्त आज ही है, 2 घंटे बाद का, नहीं तो फिर अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। और अब आप सब तो जानते हैं ना कि रोहित कितनी मुश्किल से शादी के लिए माना है, तो हमने सोचा कि कहीं ये फिर से अपना फैसला ना बदल दे, इसलिए हमने आज ही सादगी से उसकी शादी करवा दी। विद्या जी, तो फिर हमारी बहू किधर है, तुम लोग साथ नहीं लाए उसे? रंजीत, थोड़ा सब्र रखिए माँ जी, रोहित बस अभी आता ही होगा बहू को लेकर, तब तक आप लोग गृह प्रवेश की तैयारियां कीजिए। तभी गेट की घंटी बजती है। सुमित्रा जी, वो लोग आ भी गए और हम लोगों ने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। नैना, जाओ जल्दी से आरती की थाल तैयार करके लाओ, तब तक दोनों को दरवाजे पर रोकती हूँ। रोहित दरवाजे की घंटी बजाता है। सुमित्रा आकर के दरवाज़ा खोलती है। सुमित्रा, रोहित अभी कुछ देर दरवाजे पर रुको, तुम्हारी चाची जी आरती का थाल लेकर आ रही हैं। तभी विद्या जी रम्या को देखकर, अरे वाह सुमित्रा, रोहित की बहू तो तुम बिल्कुल चांद जैसी ढूंढ कर लाई हो, जोड़ी बिल्कुल जम रही है, ऐसा लग रहा है जैसे राम सीता की जोड़ी हो। दादी की बातें सुनकर रम्या और रोहित एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी नैना जी सुमित्रा जी से, दीदी ये लीजिए आरती की थाल, और आलते की थाल को नीचे दहलीज पर रख देती है, और साथ में ही चावल से भरा हुआ कलश भी। सुमित्रा जी दोनों की आरती उतारती हैं और साथ में ही नज़र। फिर रम्या को कहती हैं, सुमित्रा जी, बेटा अपने दाहिने पैर के अंगूठे से इस कलश को अंदर की तरफ गिराओ, और उसके बाद आलते की थाल में पैर रखकर अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए अंदर आओ। रम्या जैसे सुमित्रा जी कहती हैं ठीक वैसे ही करती है। उसके बाद वो दोनों दादी जी के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। रोहित, मम्मी क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। सुमित्रा जी, एक बार मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले लो और उसके बाद चले जाना, और साथ में बहू को भी ले जाना, वो भी तो थक गई होगी। फिर रोहित और रम्या भगवान का आशीर्वाद लेके अपने कमरे में चले जाते हैं। रम्या देखती है कि रोहित का कमरा एकदम मेंटेन्ड है, वहाँ पर ज़रूरत का हर सामान मौजूद है और काफ़ी मॉडर्न तरीके से सजाया हुआ है। रूम के एक तरफ बालकनी है जिसमें अटैच्ड ही जिम और स्विमिंग पूल भी है। कमरे को ब्लू कलर से सजाया हुआ है। रम्या अंदर जाकर के रोहित से कहती है कि आप कहाँ सोने वाले हो मिस्टर मेहरा, क्योंकि बेड पर तो मैं सोऊंगी ना, और कमरे में कोई सोफ़ा या काउच भी नहीं है। रोहित, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पति पत्नी साथ में बेड शेयर करते हैं ना, तो मैं भी बेड पर ही सोने वाला हूँ। और रही सोफ़े की बात, तो मुझे अपने रूम में बेवजह का फर्नीचर रखने का शौक़ नहीं है। रम्या, नो वे,
मैं आपके साथ बेड शेयर नहीं करूँगी, समझे आप? जहाँ मर्जी आपका दिल करे आप सो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ बेड पर नहीं। रोहित, जी नहीं, कमरा मेरा है, बेड मेरा है, तो बेड पर तो मैं ही सोऊंगा। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपना देखो। ये बोलकर रोहित बेड पर लेट जाता है। रोहित, डोंट वरी, तुम बेड पर सो सकती हो। यू कैन ट्रस्ट मी। क्या हुआ? ओ, मुझे लगता है कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ एक बेड पर सोकर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। रम्या, रियली? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी? ऐसा आप में है ही क्या? होंगी कुछ लड़कियां जो आपके आगे पीछे फिरती होंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं, समझे आप? रोहित, अच्छा, तो फिर साबित करके दिखाओ मेरे साथ बेड पर सोकर। साबित करो कि मेरे तुम्हारे नज़दीक होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रमिया, ओके फाइन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने अपनी लिमिट क्रॉस करने की थोड़ी सी भी कोशिश की ना, तो याद रखना मुझे कराटे आते हैं। मैं थोड़ी सी भी नहीं हिचकूंगी आप पर उनका इस्तेमाल करने में। रोहित, और रियली? मैं इतना भी मरा नहीं जा रहा तुम्हारे नज़दीक आने के लिए। इतना बोलकर रोहित चेंज करने के लिए चला जाता है, लेकिन रम्या के कपड़े आने वाले थे तो उसके पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे, तो वह साड़ी में ही सो जाती है। जब तक रोहित वापस आता है तब तक रम्या सो चुकी होती है। रोहित रम्या के चेहरे को देखता है और मन ही मन सोचता है, सोते हुए भी कितनी मासूम लगती है और जागते हुए पूरी की पूरी शेरनी है, पता नहीं चलता कब पंजा मार दे। फिर वह भी बेड की दूसरी साइड करके सो जाता है। रात को अचानक से रम्या अपना हाथ रोहित के सीने पर रख देती है और उसकी बेहद करीब सो जाती है। सीने पर रम्या का हाथ आने से रोहित की नींद खुल जाती है। रोहित देखता है कि रम्या उसके सीने पर हाथ रखकर आराम से सो रही है। फिर उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, बेहद खूबसूरत। चांद में भी दाग होता होगा, लेकिन मेरे इस चांद में कोई दाग नहीं है। रम्या के बाल उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। रोहित धीरे से उसके बालों को कान के पीछे कर देता है और मन में सोचता है, आज तक कभी किसी लड़की को देखकर यह फीलिंग नहीं आई जो मुझे तुम्हें देखकर आती है। आज पहली बार तुम्हें देखा है, लेकिन फिर भी बार बार देखने का दिल करता है। शायद यही पहली नज़र का प्यार है, लेकिन तुम तो जब देखो मुझसे उलझने के लिए तैयार रहती हो। जब जब लड़ाई करती हो तो एकदम तीखी लाल मिर्च लगती हो मुझे। पर जैसी भी हो, अब सिर्फ मेरी हो। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि एक दिन तुम भी मुझसे कहोगी कि नाना करते प्यार हो गया आपसे। रोहित रम्या के चेहरे को देखता हुआ उसके एहसासों में खो जाता है और नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह जब रम्या की नींद खुलती है तो वो खुद को रोहित के करीब पाती है। ये देखकर वो झटके से उठती है, जिसकी वजह से उसका मंगलसूत्र रोहित के रुद्राक्ष वाले लॉकेट में फंस जाता है और वो वापस से रोहित के ऊपर ही गिर जाती है। रम्या के गिरने से रोहित की भी नींद खुल जाती है और वो रम्या को अपने ऊपर एकदम अपने करीब पाता है। उसे रम्या की सांसें महसूस होती हैं, उसकी खुशबू में वो खो सा जाता है। रम्या को एकटक देखने लगता है। उसे ऐसे देखकर रम्या, मिस्टर मेहरा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? रोहित, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रम्या, क्या चाहते हैं आप? और मेरे इतने पास मत आया कीजिए। बंद कीजिए अपनी ये लड़के वाली चीप हरकतें। कब से मुझे घूर रहे हैं जैसे आंखों से ही। रोहित, चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोलती हो, थक नहीं जाती तुम? और क्या कह रही थी? चीप हरकतें? सीने पर सिर रखकर सोती हो तुम मेरे मेरे यूं इतने करीब आओ तुम और कैरेक्टर मेरा ढीला। और मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करना। अगर अपनी हिम्मत दिखाई ना तो शर्म से पलके नहीं उठेंगी तुम्हारी। बोलो तो प्रैक्टिस डेमो दे दूं क्या? ऐसा बोलकर रोहित अपनी आई विंक करता है। रम्या तो बस मुंह खोले उसे देखती ही रह जाती है। रम्या को ऐसे देखकर रोहित को भी हंसी आ जाती है और बड़े प्यार से कहता है, मिसेज मेहरा, आपको मुझे जितना ताड़ना है आप ताड़ सकती हो,
आखिर पति हूं तुम्हारा, बट प्लीज अपना मुंह तो बंद कर लो, नहीं तो सुबह सुबह कोई मक्खी शहीद हो जाएगी। रोहित की बात सुनकर रम्या हड़बड़ा जाती है और कहती है, मुझे आपको ताड़ने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस अपना यह मंगलसूत्र आपके लॉकेट से निकाल रही थी। रोहित, अच्छा जी, लेकिन लॉकेट तो मेरे गले में है, उसे हाथ से निकालते हैं ना कि आपकी नजरों से। वो क्या है ना कि आपके हाथ मेरे सीने से थोड़े से भी नहीं हिले तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। प्लीज तुम दूर कर दोगी क्या? रम्या, क्या? रोहित, कंफ्यूजन। रम्या, हो गया आपका फ्लर्ट कंप्लीट? रोहित, कहाँ, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। रम्या, यू। रोहित, आर सो हैंडसम, यही कहना चाहती हो ना? रम्या झल्लाकर, बस चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब आपने मुंह खोला ना तो मैं। रोहित, तो तुम मेरा मुंह बंद कर दोगी हॉलीवुड मूवी की तरह? वेल, अगर तुम्हारा मन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रम्या गुस्से में, आई विल किल यू। रोहित मासूम सा फेस बनाकर, नहीं तुम ये नहीं कर सकती। रम्या, क्यों? रोहित, मैं पति हूं तुम्हारा, सिंदूर हूं तुम्हारी मांग का। रम्या इरिटेट होके अपने मन में, आपका पति होने का भूत तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उतारूंगी। रोहित मन में, पक्का मुझे कोस रही होगी ना तुम? अगर तुम्हारा कोसना पूरा हो गया हो तो प्लीज मेरे ऊपर से हटोगी? वो क्या है ना, तुम्हारे वेट में मेरा कहीं दम ना निकल जाए। रम्या गुस्से में मंगलसूत्र को लॉकेट से निकालकर रोहित के ऊपर से उठ जाती है और कहती है, रम्या, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे आपका दम निकल जाएगा? इतनी आसानी से थोड़े ना दम निकलने दूंगी मैं आपका। अभी तो मुझे आपकी बहुत अच्छे से सेवा करनी है। आफ्टर ऑल पति हैं आप मेरे, आपके प्रति कुछ फर्ज है मेरे जिन्हें मुझे पूरा करना है। इतना बोलकर रम्या शरारत से मुस्कुराने लग जाती है। रोहित, क्यों नहीं मिसेज मेहरा, इंतज़ार रहेगा मुझे तुम्हारी सेवा का। इतना बोलकर रोहित फ्रेश होने चला जाता है। रम्या, दुष्ट दानव कहीं का। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपने देखा कि रम्या और रोहित की शादी किन हालातों में हुई। क्या उन दोनों के बीच की खट्टी मीठी नोक झोंक प्यार में बदल पाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।